एवोल्यूशन का मतलब है विकास, ठीक है। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। समझ में आया? बायोलॉजी की एक शाखा जिसमें एवोल्यूशन का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो उसको देखिए बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ लाइफ, लिखते रहिएगा, लाइफ फॉर्म्स। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री, पहली लाइन लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेम लाइन लिखा गया है ये। इस अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स का मतलब समझते हैं? जो लिविंग, जैसे जो जीवन आया इस धरती पर, जो जीव आए, ठीक है, जीव जंतु आए, उनका जो लाइफ साइकिल है, उनका जीवन चक्र, उसको स्टडी करना, उनकी लाइफ का क्या चीज करना है? हिस्ट्री को स्टडी करना है। क्योंकि इवोल्यूशन में हम लोग पास्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो हिस्ट्री है कि कैसे उनमें विकास हुआ, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजिंग आए, इस इतिहास को अध्ययन करना, इसी को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। और जो वर्ड है एवोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन क्या है? एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। आप सबको पता है एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन को एक दो दिन में नहीं होता है, लाखों साल लगते हैं एवोल्यूशन होने में, विकास होने में। ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे बदलाव होता है। किसमें? जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं या थे, तो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं फ्लोरा या फौना। अगर वो प्लांट है तो क्या बोलेंगे? फ्लोरा, और एनिमल है तो उसको बोलेंगे फौना। तो फ्लोरा और फौना की बॉडी में जो ग्रेजुअल परिवर्तन, धीरे धीरे जो बदलाव होता चला गया, ठीक है, कोई नई चीज आई, कोई पुरानी चीज गायब हुई, इसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। और इसके अध्ययन को बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो ये क्या एवोल्यूशन? ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल चेंज एंड ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंज होना। ऑर्गेनिज्म का मतलब है फ्लोरा एंड फौना। उनमें जो धीरे धीरे चेंज होता चला गया, इसको बोलेंगे एवोल्यूशन। ये दोनों लाइनें आपकी बुक में लिखी है, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब लिखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सेम लिखा हुआ पहले पैराग्राफ में मेंशन है ये। बाकी अब मैं जो लिखा रहा हूं साथ में लिखते रहिए, नहीं छूट जाएगा फिर ये, ठीक है। अब आगे से लिखिए, देखिए अब लिखा हुआ है, इसको पूरा बुक से पढ़ाना लाइन टू लाइन। अब आगे क्या है? एक वर्ड है स्टीलर। स्टीलर डिस्टेंस क्या होती है? STALLER, क्या है? AR होगा, स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस क्या है? हमारे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलर डिस्टेंस। इसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं, प्रकाश वर्ष में, ठीक है। ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी को किस में मेजर किया जाता है? प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में लाइट कितना दूरी तय करती है, इसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। जितनी भी दूरी तय करती है, चाहे वो किलोमीटर जो भी हो, ठीक है। तो स्टेलर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी है बिटवीन स्टार्स के बीच में, एन यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो स्टार हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलर डिस्टेंस। इसको नापते किस में है? मेजर्ड इन लाइट ईयर।
लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, ठीक। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में और क्या है देखिए। आगे ये समझाया गया है कि जब हम आसमान में देखते हैं, खुले आसमान में सो रहे होते हैं रात के समय, तो आसमान में हमको तारे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो तारों से जो लाइट आ रही है, आपको क्या लगता है ये तत्काल लाइट आ रही है? नहीं, ये तारे हमसे बहुत दूर हैं, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस है, बिलियन नहीं ट्रिलियन। मिलियन होता है 10 लाख होता है ना, मतलब कह सकते हैं खरबों दूर हैं, खरबों किलोमीटर हमसे क्या है, दूर हैं तारे, ठीक। सन से भी ऊपर हैं स्टार, ये भी जान लीजिए। सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, लेकिन तारों से जो लाइट आ रही है उसको पहुंचने में कुछ नहीं तो हजारों साल लग जाते हैं। आज जो लाइट आप स्टार पे देख रहे हैं ना, तारों से जो लाइट आपकी आंखों में आ रही है रात में, वो हजारों साल पहले चली होगी। क्यों? क्योंकि बहुत डिस्टेंस है हमसे। स्टार क्या है, बहुत दूर है। कुछ तारे तो हमको दिखते हैं, कुछ तो दिखते भी नहीं है, क्योंकि वो और ज्यादा ऊपर है, इसलिए हमको दिखते नहीं है। तो उनसे तो लाइट बहुत, उनसे लाइट जो आती है उसमें और ज्यादा समय लगता है। 100 साल हजारों से 100 साल या हजारों साल का समय लगता है लाइट को स्टार से यहाँ तक आने में। ये चीज समझ रहे हैं ना? सन से जो लाइट आती है वो 8 मिनट में आ जाती है, इसका मतलब सन से और ऊपर की डिस्टेंस पर है, ठीक। तो लाइन लिखिएगा, द लाइट केम फ्रॉम स्टार, जो स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, ट्रेवल्स, वो ट्रेवल करती है, ट्रेवल्स ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर, किलोमीटर्स में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, एंड रीच टू अर्थ, अर्थ पर जो आती है लाइट, ठीक है, एंड हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ईयर, हजारों साल बाद वो लाइट आती है, ठीक है। तो आज जो आप लाइट देख रहे हैं वो बहुत पहले लाइट चली हुई है, स्टार से जो लाइट आ रही है। सन भी हमारा एक क्या है, स्टार की तरीके से, ठीक है। और प्लेनेट अलग होता है, अर्थ प्लेनेट होती है। ये समझ में आया यहाँ तक? अब एक लाइन लिखा है कि अगर आप स्टार को देखते हैं तो वी पीप इन द पास्ट, एक वर्ड पढ़िए, लास्ट में लिखा है पीप, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिए। इफ वी वॉच द स्टार, जब हम स्टार को देखते हैं, वी पीप इन द पास्ट, हम पास्ट में झांकते हैं। पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है, क्योंकि ये लाइट आज नहीं आ रही है, ये बहुत पहले से चल के आ रही है। इसका मतलब स्टार जो है ये काफी पुराने समय, मतलब बहुत पहले उनकी उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि लाइट बहुत पहले से चल के आ रही है। समझ में आ रहा है? तो इसमें हो गया फिनिश, ये इसमें और कुछ नहीं आना, आपका इतना पहला पेज फिनिश हो गया। अब आप अगले पेज पर आइएगा। अब बताना है कि जो अर्थ ओरिजिन हुई हमारी, जो एक चीज और समझिए, इवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, एक लाइन पहले पैराग्राफ में मेंशन की गई है, उसको इवोल्यूशन में लिखिएगा। इन इवोल्यूशन वी स्टडी, हम क्या स्टडी करते हैं? तो खाली हम कई चीजें स्टडी करते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी इसका भी अध्ययन, ब्रह्मांड कैसे बना इसकी भी स्टडी किसमें करते हैं? इवोल्यूशन में करते हैं। अर्थ की स्टडी और ब्रह्मांड यूनिवर्स की स्टडी, ठीक है। और क्या स्टडी करते हैं? और हम क्या क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या क्या बदलाव, क्योंकि पहले यूनिवर्स बना, उसके बाद हमारी अर्थ बनी, फिर अर्थ पर लाइफ आई, और फिर लाइफ में धीरे धीरे चेंज होता चला गया, तो चेंज को भी तो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और क्या स्टडी करते हैं? चेंज एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में जो बदलाव हुआ है उसको स्टडी करते हैं हम लोग एवोल्यूशन में, ठीक है। आप केवल यही इतना जानते हैं ना, डेफिनेशन में तो यही लिखा रहता है, ग्रेजुअल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एवोल्यूशन।
लेकिन उसमें ये भी आता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ भी आती है, क्योंकि अगर अर्थ की ओरिजिन नहीं हुई होगी तो कैसे इस धरती पर पहले कोई जीव आया होगा? अरे पहले क्या बना? यूनिवर्स बना, फिर अर्थ बनी, तब लाइफ आई ना पहले। तो जब लाइफ आएगी तभी तो उसको स्टडी करेंगे, तो सारी चीजें आती हैं। अब यूनिवर्स जो है, देखिए अगर यूनिवर्स जो हमारा यूनिवर्स है, इसकी जो ओरिजिन है वो कितना है? 20 बिलियन ईयर्स एगो। ये डाटा पूछा जाता है 20 बिलियन ईयर्स एगो। ये लिख लीजिएगा 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। ध्यान से देखिएगा, 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब क्या है? 1000 मिलियन, 10,000 लाख हो गया ना। अगर लाख की बात करेंगे तो 10,000 लाख हो गया। और ये 20 बिलियन है, मतलब 20 अरब, हिंदी में कहेंगे तो 20 अरब साल पहले हमारे यूनिवर्स बना था, उसकी ओरिजिन हुई थी, ठीक। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था? बिग बैंग थ्योरी है। क्या बताते हैं? बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब इसमें देखिए क्या बताया जाता है। जैसे हमारा जो पहले कुछ नहीं था, पहले जब अर्थ भी नहीं थी, ना कोई स्टार था, ना कोई प्लेनेट था, तो इस ब्रह्मांड में कुछ था ही नहीं। ब्रह्मांड तो बाद में बना। पहले क्या था? एक पूरा ह्यूज, बहुत बड़ा सा हॉट स्फीयर था, गर्म गैस का गोला कह सकते हैं, मास था, ह्यूज मास, ठीक है, जो काफी क्या था? हॉट था, गर्म था। अचानक उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ जो अनइमेजिनेबल था। पढ़ लीजिए, लिखा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा एक विस्फोट, पूरा अंधेरा था पहले, टोटल अंधेरा था, ठीक है, सन भी कह सकते नहीं। एक गरम क्या है? एक पूरा हॉट स्फीयर, गरम गैस का पूरा एक गोला था, ठीक है, हॉट स्फीयर, एक मास था पूरा, और उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ अचानक जो अनइमेजिनेबल था, ठीक है। और जब एक्सप्लोजन हुआ तो उससे बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई, डस्ट रिलीज हुआ, ठीक है, और उन्हीं से धीरे धीरे फिर क्या है? स्टार और ये सारी चीजें बनने स्टार्ट हो गई। क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर भी, देखिए कोई भी चीज को फैला दीजिए तो वो उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। आप खाना खा रहे हैं, खाने को थाली में फैला देते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो जब पहले हॉट स्फीयर था, जो वो ब्लास्ट हुआ तो पूरा फैल गया, तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लग गया? कम होने लग गया, ठीक है। कूल डाउन, टेम्परेचर कम हुआ तो फिर क्या हुआ? वहां से रिएक्शंस जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो आगे इसमें लिखेंगे सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। इस थ्योरी में क्या बताया जाता है? देखिए इस थ्योरी में ये बताया जाता है, लिखते रहिएगा, सिंगल मतलब एक बार हुआ था, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज एक्सप्लोजन किसमें हुआ? एन बिग मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ हॉट स्फीयर, एक बहुत हॉट स्फीयर था, बहुत बड़ा, जिसकी इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा होगा वो, उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक। जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा जो वो हॉट स्फीयर एक्सपेंड कर गया, ठीक है। यहां लिखा हुआ है यूनिवर्स एक्सपेंडेड। ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स ये क्या हुआ? एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंडेड, ठीक है, पूरा एक्सपेंड कर गया। और टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होने लग गया। लिखेंगे टेम्परेचर कूल डाउन, टेम्परेचर कूल डाउन, ठीक है, कम होने लग गया। जिसकी वजह से क्या हुआ? कुछ, अब देखिए उसमें लिखा है हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसें पहले बनी थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम
गैसेस फॉर्म, ये दो गैसें बनी, बाद में और धीरे धीरे और भी गैस बनती चली गई। ठीक, समझ में आया? बता रहे हैं अभी। एक देखिए, ये एवोल्यूशन ऐसी चीज है ना, धीरे धीरे इसको एक ही लाइन में अब लिखते रहिएगा, समझ में आता रहेगा। हाइड्रोजन और हीलियम ये गैस पहले बनी थी। ये पूछ सकते हैं कि पहले कौन सी गैस बनी थी हमारे ब्रह्मांड में, तो हाइड्रोजन थी और हीलियम थी। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिए धीरे धीरे अब इसके बाद कुछ गैसेस और बनी, गैसेस कंडेंस हुई। ठीक है, अब एक वर्ड समझिएगा, गैसेस, जो गैस, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। गैसेस कंडेंस, कंडेंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे गैसेस क्या होती गई, कंडेंस। ठीक है, कंडेंस होती गई। टेम्परेचर कम हो रहा है तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन क्यों हुआ, ग्रेविटी की वजह से। अब देखिए बुक ने एक वर्ड लिखा है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब अर्थ नहीं तो ग्रेविटी कहां से आ गई? अर्थ तो बाद में बनी है, अभी अर्थ नहीं बनी है। और उसमें लिखा है ग्रेविटी की वजह से कंडेंस खिंचते चले गए कुछ चीजें। ठीक है, फिर उसी से क्या बना, फिर उसी से स्टार बन गए। समझ में आया? एक बार ब्लास्ट हुआ, फिर सब फैल गया पूरा, फिर धीरे धीरे जो है खिंचता हुआ चला गया ऐसे ऐसे, तो क्या है, स्टार धीरे धीरे बने। एक्चुअली में ये ग्रेविटी जो आई, ये जो जितना, चूंकि बहुत बड़ा ह्यूज मास था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उस हॉट स्फीयर में बहुत बड़ा वजन था, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मास होने की वजह से आखिर अर्थ में क्या ऐसा है जिसकी वजह से ग्रेविटी आती है? अर्थ में हमारे सेंटर में क्या है, बहुत सारी मास है ना, उसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होता है। तो वहां पर अर्थ भले नहीं थी, लेकिन उस मास की वजह से जो है ग्रेविटी जनरेट हुई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। धीरे धीरे गैसेस क्या होती गई, कंडेंस होती गई, और क्या बना, तब बना गैलेक्सीज फॉर्म्ड। तो बनी थी गैलेक्सीज फॉर्म्ड, गैलेक्सीज बन गई। ठीक है, गैलेक्सी होता क्या है, गैलेक्सी डायरेक्ट नहीं बना, स्टार बने होंगे। ठीक है, अरे कोई चीज बड़ा टूटा, उसमें से कुछ चीजें इधर आ गई, कुछ इधर आ गई, तो जो इधर आया उससे क्या इकट्ठा होकर के एक गोला बन गया, उसको आपने कह दिया स्टार। उधर एक स्टार बन गया, तो बहुत सारे स्टार बन गए। और स्टार के साथ साथ क्या था, गैसेस थी, डस्ट थे। ठीक है, ये सारी चीजें, तो गैलेक्सी बनी। तो गैलेक्सी में एक्चुअली में होता क्या है, गैलेक्सी क्या है, ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसमें कई स्टार रहते हैं, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल रहता है एंड गैसेस रहती हैं। इतनी चीजें होती हैं एक गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे है। ठीक है, जो आवर गैलेक्सी है, आवर गैलेक्सी वो क्या है, मिल्की वे है, आकाश गंगा है। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम जिसमें हमारी अर्थ है। उसी स्टार, उसके बाद प्लेनेट बना था, याद रखिएगा। स्टार, सन एक स्टार है, तो स्टार बने तो सन सबसे पहले बना, और उसके बाद और स्टार बने। ठीक है, और स्टार के, और स्टार है, डस्ट है, गैसेज है, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। उसके बाद हमारी अर्थ भी बनी। तो हमारी अर्थ जब बनी तो उसमें उसका नाम दिया गया मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है, एक गैलेक्सी है। इसमें सन भी आता है, ध्यान रखिएगा। हमारी आकाश गंगा में क्या है, जितने स्टार हैं, ठीक है, प्लेनेट हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, और सन भी है, तो सन भी उसी में इंक्लूडेड है। समझ में आया, मिल्की वे में सन भी आता है। बताइए, हाँ, ब्लैक होल पता नहीं क्या है, होगा इसमें नहीं बता देंगे, अगर जैसा खोज के बता देंगे क्या चीज है। ठीक, अब देखिए अर्थ कब बनी, जो अर्थ लिखिएगा, अर्थ ओरिजिनेट, अर्थ ओरिजिनेट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, और 4.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या हमारी अर्थ बनी थी। ठीक है, और कहा जाए फर्स्ट लाइफ कब आई, एक साथ डाटा लिख लीजिएगा, डाटा पूछा जाता। अर्थ बनी, अर्थ पर उसके बाद में अर्थ पर जीव आए।
ठीक है। तो फर्स्ट जो लाइफ आई थी, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट वो कब आई? वो आई 4 बिलियन ईयर्स एगो। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बनी, और 4 बिलियन ईयर्स पहले हमारे मतलब पहली लाइफ इस धरती पर आई। समझ में आ रहा ना? तो बताइए लाइफ को बनने में लगभग कितना साल लग गया? 0.5 बिलियन ईयर्स का समय लग गया, मतलब 500 मिलियन, क्योंकि 1000 मिलियन का मतलब होता है 1 बिलियन। तो 500 बिलियन का मतलब कितना, 500 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 0.5 बिलियन हो गया ना। तो ये जो 0.5 लिखा हुआ है ना, इसी के बाद देखिए 4 बिलियन पहले हमारे पहली लाइफ आई, और 4.5 मतलब 500 मिलियन और उससे पीछे चले जाइए तो अर्थ बनी थी। तो अर्थ और लाइफ के बीच में 500 मिलियन का गैप है या 0.5 बिलियन का गैप है। समझ में? इतना समय लगा लाइफ को बनने में। ठीक, अब इसी में डाटा दिया है, बुक में पढ़ेंगे। ये देखिए इसमें सीक्वेंस नहीं किया गया है इस बुक में, एक चीज इधर की गई है तो एक चीज 2 पेज आगे की गई है। ठीक है, इसी में आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि जो फर्स्ट लाइफ, देखिए लाइफ में भी कई चीजें हैं। क्या डायरेक्ट सेलुलर लाइफ सेल बन गई? सेल डायरेक्ट नहीं बना था। पहले जो लाइफ आई थी वो नॉन सेलुलर थी, जिसमें सेल नहीं था, बिना सेल वाला था। जैसे वायरस है तो वायरस नॉन सेलुलर है, वायरस सेल नहीं है, क्योंकि सेल होने के लिए क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस, ये सब सेल की खासियत है। ठीक, वायरस में वायरस सेल नहीं है, क्योंकि वायरस में बाहर प्रोटीन का कवर होता है, अंदर क्या है? डीएनए या आरएनए होता है, तो सेल साइटोप्लाज्म ना होने की वजह से सेल नहीं है। तो पहली जो लाइफ बनी वो नॉन सेलुलर थी, बिना सेल वाली, सेल नहीं था वो। ठीक है, वो कब बना? 3 बिलियन ईयर्स एगो। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट, ये डाटा लिख लीजिएगा, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, नॉन सेलुलर लाइफ वो थी 3BYA। मतलब पूछा है पहले लाइफ फर्स्ट कौन सी बनी? तो नॉन सेलुलर बनी थी। आखिर नॉन सेलुलर में क्या था? प्रोटीन था, अमीनो एसिड, फैट, ये सब चीजें थी। जैसे आप एक कोइसरवेट एक वर्ड पढ़ेंगे, हमारी जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो समुद्र के पानी में हुई है। समझ में आया? समुद्र के पानी में, तो वहीं पर कोइसरवेट एक चीज बनती थी। जब मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं तो कोइसरवेट में क्या है? बाहर वाटर की मेम्ब्रेन थी और अंदर क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें थी। तो आखिर नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? प्रोटीन से है और लिपिड से है, मतलब इन चीजों की बना हुआ था। पहली जो लाइफ थी वो सेल नहीं थी, तो क्या था उसमें? प्रोटीन और लिपिड हुआ करता था। हाँ, न्यूक्लियस तो बाद में आया, वो सारी चीजें तो बाद में आई। देखिए कोइसरवेट के आगे फिर कंट्रोल्ड कोइसरवेट आया, न्यूक्लिक एसिड बाद में आया, पहले प्रोटीन फैट आया, अमीनो एसिड का बना होता था, कार्बोहाइड्रेट हुआ करता था, बाद में उसमें कंट्रोलिंग पावर कैसे आई? जब न्यूक्लिक एसिड बना, डीएनए या आरएनए बना, बाद में वो चीज आई। ठीक, इसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई? पहली सेलुलर लाइफ कब बनी थी? 2 बिलियन ईयर्स एगो, 2BYA। आज के 2 बिलियन ईयर्स पहले पहली सेलुलर लाइफ आई, पहली सेल बनी थी। समझ आया? अब यहीं से इसी में समझ रहे हैं तो और देख लीजिए आगे थोड़ा सा कि पहले सेल जो बनी थी वो कौन सी सेल थी? बैक्टीरिया बना कि प्लांट बना कि एनिमल बने? पहले कौन पहले आया वो देखिए। सेल बन गई थी ना, तो देखिए यहां पर लिखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले क्या बना? हेट्रोट्रॉफिक। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बैक्टीरिया बना था, इतना पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक लाइफ पहले आई थी, यूकैरियोट बाद में बना है। ठीक है, तो सेल बनी तो कौन सी सेल थी? वो बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया था? हेट्रोट्रॉफिक था। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेलुलर लाइफ थी, सेल्यूलर लाइफ, वो कौन सी थी? वो था हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट था। अब प्रोकैरियोट में भी कई टाइप होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है।
मतलब ये अपना भोजन नहीं बना पाता था, ठीक है। तो ये भोजन कहाँ से लेता था? ये सेल भोजन नहीं बना पाता था, कहाँ से लेता था? ये सब पानी में हो रहा है, ये सब एवोल्यूशन कहाँ से लेता था? ये सब केमिकल से भोजन लेते थे, केमिकल से न्यूट्रिशन लेते थे, क्योंकि पहला जीव तो यही है। इससे पहले अगर कोई जीव आया होता तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब जानते क्या होता है? परपोषी होता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफिक तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन जब ये पहले, ये खुद ही आया है, इसके पहले कुछ है ये नहीं है, इसके पहले कोई नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा? कोई सेल तो बनी नहीं, पहली सेल तो खुद ही यही है। तो जब कोई सेल नहीं है तो किसी जिंदा चीज से नहीं लेगा, समझ में आया? ये किसी नॉन लिविंग थिंग से लेगा, मतलब केमिकल, क्योंकि उस समय अर्थ पर रिवोल्यूशन चल रहा था तो गैसेस थी, केमिकल्स हुआ करते थे, तो केमिकल से अपनी एनर्जी लेते थे। यहाँ लिखिएगा डेराइव्ड, कहाँ से? डेराइव्ड न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते थे? फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल की मदद से न्यूट्रिशन लेते थे, समझ में आया? अब इसी में धीरे धीरे और चेंज होता चला गया तो बन गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड्स आ गए, समझ में आया? क्लोरोफिल डेवलप हो गया। तो हेटेरोट्रॉफिक के बाद क्या बना? ऑटोट्रॉफिक। नहीं, ऑटोट्रॉफिक के पहले भी देखिए है, हाँ, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बन गए, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाने लग गए। भाई कब तक दूसरे से लेंगे, ठीक। ऑटोट्रॉफिक, समझ में आया? तो ये जो ऑटोट्रॉफिक थे, ये क्या करते थे? ये लाइट एनर्जी को, ये कीमो, देखिए ऑटोट्रॉफिक में भी दो कैटेगरी होती है, एक कीमो ऑटोट्रॉफिक और एक फोटो। मतलब भोजन बनाना चालू किया, ये भोजन नहीं बनाते थे, तो ये केमिकल से डायरेक्ट एनर्जी खींचते थे। ये भोजन बनाना स्टार्ट किए, लेकिन भोजन जानते हैं आज के समय प्लांट भोजन बनाते हैं, वही तो बनाते हैं खाली। वो कैसे बनाते हैं? लाइट एनर्जी को लेकर के, हम लोग नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो अभी क्लोरोफिल नहीं आया है, तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये भोजन बनाएंगे केमिकल की मदद से। ये केमिकल को लेकर के डायरेक्ट यूज करते थे, ये केमिकल को लेंगे लेकिन उसकी मदद से ये भोजन बनाएंगे। अब ये भोजन नहीं बनाते थे, ठीक है। केमिकल ये भी यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे ये क्या करते थे? यूज केमिकल्स, केमिकल एनर्जी को यूज करते थे, एनर्जी को यूज करते थे टू प्रोड्यूस फूड, भोजन बनाने के लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक। अब कैसे भोजन बनता, देखिए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। इसके जो एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, ठीक है, और एक होता है आयरन बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक। एक आप पढ़ेंगे, किसमें दिया है वो जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हट गया ना, उसमें एक दिया था नाइट्रोजन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपके जो नाइट्रोजन साइकिल चलाते हैं, उसका नाम क्या है? नाइट्रोसोमिनास नाइट्रोकोकस। नाइट्रोजन साइकिल जो चलाते हैं ना वातावरण में, वो भी क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। यहां लिख लेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं उनको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब इसी में आते हैं। भोजन बनाते तो हैं लेकिन ये लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, ये केमिकल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चाहिए बस, समझ में आया? हाँ हाँ ना, H2S वाला नहीं है, H2S को रिलीज नहीं करेंगे, ये H2S को यूज नहीं करेंगे, वो तो आ जाएगा फिर सल्फर वाला, आगे बताएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन को यूज करते थे, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। आगे इसके बाद इन्हीं में जब क्लोरोफिल आ गया, क्या हुआ? क्लोरोफिल आया, डेवलप हुआ, तो बन गया फोटो ऑटोट्रॉफिक। वो ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये अपना भोजन ये भी बनाते थे, लेकिन ये क्या करते थे? यूज लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को यूज करते थे, लाइट एनर्जी, प्रकाश संश्लेषण करते थे, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल था, ठीक है। मतलब आप केवल इतना जानते होंगे कि फूड कौन बनाता है, पढ़े ना चैप्टर, कौन सा है वो? सेकंड वाला है ना, प्रोटिस्टा, जब पढ़ते हैं ना,
हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसमें इसका जिक्र होता है, सल्फर बैक्टीरिया भोजन बनाने वाला बैक्टीरिया है ये। ठीक, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, इसमें भी कैटेगरी है, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। ठीक है, क्लोरोबियम और क्रोमेटियम इसके एग्जाम्पल होते हैं। हो गया। लेकिन इनकी खासियत यह है कि भोजन तो बना रहे हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल है, लेकिन ये वाटर यूज नहीं करते। आपने पढ़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस में ही तो होता है, प्लस ऑक्सीजन। ये वाटर यूज नहीं करते हैं, ये H2S यूज करते हैं पानी की जगह। तो जब H2S यूज करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हम जानते हैं कहां से निकलती है, वाटर के टूटने से। ठीक, तो ये सल्फर निकालते हैं। समझ में आया? तो ये एनऑक्सीजनिक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर तो रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। तो ये है क्या है, लिखिएगा, ये एनऑक्सीजनिक है, एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है ये सब। मतलब नो O2 इवॉल्व करेंगे, नो, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। क्यों? बिकॉज नो वाटर कंज्यूम, ये कोई वाटर कंज्यूम ही नहीं करेंगे। तो करते क्या है, यूज H2S इन प्लेस ऑफ वाटर। वाटर के स्थान पर ये H2S ले लेते हैं तो सल्फर रिलीज करते हैं, इसलिए इनका नाम सल्फर बैक्टीरिया है। तो पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस वाला जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कौन सी थी, एनऑक्सीजनिक थी। पहला जो प्रकाश संश्लेषण हुआ था वो कौन सा था, एनऑक्सीजनिक, बिना ऑक्सीजन के रिलीज वाला। अब यहीं से और धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं चैप्टर तो उसमें आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, पढ़ते हैं ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड की वजह से पानी टूटता है और ऑक्सीजन निकलती है। जो ऑक्सीजन निकलती है, इसका क्या कारण था, ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी, पानी क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके अंदर फोटो सिस्टम नहीं था सेकंड वाला। अब फोटो सिस्टम सेकंड जब आया तो उसकी मदद से पानी टूट जाता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो इससे जो अगले बैक्टीरिया बने होंगे वो कौन से बने होंगे, वो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बने। तो आपकी बार क्या बना, BGA बना। BGA इसी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, इनके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ये यूज किया इन्होंने, यूज वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन। इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज कराया पहली बार, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ फोटोसिंथेसिस कौन सी वाली हुई, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक वाली हुई थी। ठीक, इसके बाद क्या बने होंगे, बैक्टीरिया बन गया। बैक्टीरिया से क्या बना होगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा है ना, यूनिसेलुलर। अरे ये मोनिरा है, सब क्या पढ़ रहे हैं, ये मोनिरा। सारे बैक्टीरिया किसमें है, मोनिरा में है। तो मोनिरा के बाद आता है, मोनिरा से कौन बना होगा, मोनिरा से बने होंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है यूकैरियोट, मतलब पहले बना था प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी इतना सब झमेला है, झंझट है। इसके बाद इससे क्या बना, यूकैरियोट बना, जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में क्या है, ये भी एक कोश के जीव हैं लेकिन ये यूकैरियोट हैं। और इसके बाद बना है फंजाई। ठीक है, फिर एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीजें, ये सीक्वेंस है। तो ये मैंने आगे वाला पोर्शन भी बता दिया, इतने एक साथ बता दिया है आपको। देखिए अब एक चीज और समझिए। अब उस इसी पैराग्राफ के बाद में वही मिलेगा आपको कि इस अर्थ पर शुरुआत में जब अर्थ बन रही थी, जब हमारी अर्थ बन रही थी तो उस समय कंडीशन क्या क्या थी, कैसा मौसम था, कंडीशन पढ़नी है। ठीक है, हटा दें इसको। देखिए लिखेंगे कंडीशंस, कंडीशंस ऑन
ऑन अर्ली अर्थ, मतलब शुरुआती दौर में इस धरती पर क्या क्या कंडीशन थी। पहला कंडीशन क्या था? नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था। धीरे धीरे जब देखिए, जब कोई गैस रहेगी तभी तो एटमॉस्फेयर रहेगा। वातावरण क्या है? हमारे चारों तरफ जो दिख रहा है वही वातावरण है। जब कुछ बना ही नहीं है, कोई जीव तक नहीं बना है, कोई गैस ही नहीं उपलब्ध है, तो वो सब क्या है? कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं। ठीक है, सारी गैसेस एटॉमिक स्टेट में थी उस समय, नो एटमॉस्फेयर था। टेम्परेचर बहुत हाई था उस समय। टेम्परेचर क्या है? वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था अर्थ का। हालांकि अर्थ धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर उस समय क्या है? बहुत हाई था। ठीक, और धीरे धीरे फिर कौन सी गैसेस बनी? तो पानी जो था, वाटर, वो वेपर के रूप में था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो पानी पानी के रूप में न रह करके भाप के रूप में रहता था। समझ में आया? वाटर वेपर के रूप में था। और कौन सी गैसेस थी? अमोनिया गैस। ठीक है, और कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन था, मीथेन था। ये अर्ली गैसेस थी, अर्ली एटमॉस्फेयर की ये सब गैसेस। स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट यही सब कराएगा। समझ में आया? ये सब गैसेस थी। अच्छा, एक चीज और, ये सारी गैसेस कहां से रिलीज हुई? ये सब जो टेम्परेचर था, तो जो मोल्टन मास था, मोल्टन मास समझते हैं? जैसे आज के समय ज्वालामुखी फटता तो पूरा एकदम गरम गरम लावा रिलीज होने लगता है ना, मोल्टन मास उसको कहते हैं। तो उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, जिस वजह से अर्थ पर पूरा हर जगह क्या था? पूरा मास फैला हुआ था, जिससे लावा एकदम गरम गरम फैला हुआ था। समझ में आया? तो उसी गर्म लावे से, मोल्टन मास से ये सारी गैसें निकली। तो ये लिख लीजिएगा, ये सारी गैसें कहां से निकली थी? ठीक है, ये सब ये रिलीज्ड हुआ था फ्रॉम मोल्टन मास। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, ध्यान रखना एक बहुत बड़ी चीज की, एटमॉस्फेयर नहीं था और नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, जब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर आने लग गया, जब धीरे धीरे अर्थ पर क्या आया? एटमॉस्फेयर आया, तो वो एटमॉस्फेयर कैसा बना? अब ऑक्सीजन अभी भी नहीं आई है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो अगर कहें कि अर्थ पर शुरुआत में तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बाद में एटमॉस्फेयर आया, गैसेज आई, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं आई। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं। देखिए, अगर शुरुआत में ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेज में थी, किस रूप में था? एटॉमिक। तो उसके बाद ऑक्सीजन आई थी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस धरती पर ऑक्सीजन आई, और कब आई जानते हैं? वो आई वही नहीं, उसको रिलीज किया किसने? ब्लू ग्रीन एल्गी ने। यही तो ऑक्सीजन निकाला था सबसे पहले, तभी तो ऑक्सीजन, हमारा वातावरण धरती का ऑक्सीजनिक चेंज हो गया। नहीं तो उसके पहले तक क्या था? एनऑक्सीजनिक था। ऑक्सीजन थी लेकिन एटॉमिक स्टेट में थी, वो यूज नहीं की जा सकती थी उस तरीके से। समझ में आया? तो एनऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट था शुरुआती दौर में, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं। हाइड्रोजन बहुत चरम सीमा पर थी, हाइड्रोजन देखिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। लिख सकते हैं नो फ्री ऑक्सीजन, लिखिएगा, यहाँ कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। ओनली, अब मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन एन एटॉमिक फॉर्म, किस रूप में थी? एटॉमिक फॉर्म में थी। ठीक है, मतलब हाफ O2 के रूप में। हाफ O2 समझ रहे हैं ना? इसको काटेंगे तो वो नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, नॉट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, नॉट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं था। हाँ, वही बताने जा रहा हूँ, रुक जाइए, वही बताने जा रहा हूँ, बता रहे हैं। देखिए, अब इस अर्थ पर जब ऑक्सीजन नहीं है तो जानते हैं ओजोन लेयर नहीं बनेगा। ओजोन कैसे बनती है? ओजोन को बनाने के लिए एक O2 प्लस O=O3 होता ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर होना चाहिए, नेसेंट तो थी, लेकिन जब तक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक ओजोन लेयर नहीं बनेगा। समझ में आया? आप पढ़ेंगे ओजोन की लेयर कैसे, ओजोन गैस कैसे बनती है, ऐसी तो बनती है।
ठीक है। तो ये ओजोन उस समय कोई ओजोन की लेयर नहीं थी वातावरण में, तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट धरती पर आती थी, और यूवी रेज आने की वजह से इस अर्थ यूवी रेज एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स था। इस जान लीजिए, अगर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आती धरती पर तो आज हम लोग नहीं होते, कुछ नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेज आने की वजह से ही, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस रेज में, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आपका वाटर दिख रहा है ना, ये जो आपका हाफ ऑक्सीजन, देखिए यहां लिखा हुआ है, जो वाटर है, ये जो वाटर देख रहे हैं कहाँ गए, ये वाटर वेपर। एक्चुअली में यही सबसे पहले स्टार्ट सब कुछ यहीं से हुआ था। पानी भाप के रूप में था, लेकिन वो पानी टूट नहीं रहा था, ठीक है। और जब तक ये वाटर टूटेगा नहीं तब तक और गैसें बनेंगी नहीं। तो पानी टूटेगा कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से कुछ पानी क्या हो रहा था, टूटना चालू कर रहा था। तो यहां लिखेंगे यूवी रेज जो थी वास, जैसे लिखेंगे H2O, वाटर जो है अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से, यूवी रेज की मदद से H2 प्लस हाफ O2 में क्या हो गया, टूट गया। समझ में आ गया? हाइड्रोजन पहले भी थी, हाइड्रोजन और देखिए बन गई यहाँ, और ऑक्सीजन अभी एटॉमिक स्टेट में है, ये हाफ O2 आया। समझ में आया? और देखिए इसी ऑक्सीजन ने ये जो हाफ O2 था, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, इसी ने मीथेन के साथ रिएक्शन किया। मीथेन तो था ना, ये मीथेन आया कहां से था? देखिए कुछ गैसें एटमॉस्फेयर में अचानक आई, वो कहीं से बनी नहीं टूटने से। वो कैसे आई? ये जो गर्म लावा रिलीज हो रहा था ना उस समय, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत हाई था, तो धरती पर केवल हॉट मास ही पिघला हुआ दिख रहा था, तो वहां से मीथेन डायरेक्ट रिलीज हो रही थी, ये सारी गैसें रिलीज हो रही थी, ठीक। तो जो वाटर था, वाटर यूवी रेज की मदद से टूट रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी, ये ऑक्सीजन मीथेन के साथ रिएक्ट कर रही थी, और क्या बना रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी। समझ में आया? क्या बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाया इसने, ठीक है, वाटर बनाया साथ में। और देखिए एक चीज और, इसने अमोनिया के साथ, क्योंकि अमोनिया भी तो उपलब्ध था, अमोनिया था और मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड तो था, लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? देखिए ऑक्सीजन ने मीथेन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ भी रिएक्ट किया, और जब मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, कार्बन यहां पर है, ऑक्सीजन यहां से आया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे बनेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बने, ऑक्साइड वो कैसे बने? ये देखिए N2O कैसे बनेगा? अरे नाइट्रोजन यहां से आएगी, यहां से ऑक्सीजन आएगी, NO2 N2, ये सारी चीजें बन जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही ऑक्सीजन की मदद से बने। और ऑक्सीजन कैसे बनी ये वाली? पानी के टूटने से। तो पानी जब वाटर टूटा तो एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन आई, और उसने क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना दिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बना दिए। समझ में आ रहा नहीं? मेन चीज याद रखिएगा, मेन चीज है, कहां गया वो, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का आना ही बहुत बड़ा उपलब्धि है इस धरती पर। यूवी रेज नहीं आती तो एनर्जी का सोर्स नहीं आता ऐसा कोई, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर कभी टूटता नहीं। ये जो वाटर टूट रहा है ना, ये इसी की मदद से टूट रहा है। हाँ डायरेक्ट आती थी। क्या चीज? अब नहीं आती, अब ओजोन की लेयर, क्योंकि अब ऑक्सीजन है इस समय वातावरण में, और ऑक्सीजन है तो जिसकी वजह से ओजोन बन गया, ओजोन लेयर है ना, तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता ना यूवी रेज को। लेकिन कहीं कहीं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, तो इसकी वजह से होल बन रहा है, और उससे क्या आ रहा है, यूवी रेज धरती पर आ रही है। समझ गए यहां तक? इसको कई बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, बुक से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा एकदम। तो अभी तक कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन क्या है? या तो ऑक्सीजन बाइंड अप है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, बाइंड अप स्टेट में है ना, लेकिन फ्री ऑक्सीजन अभी तक नहीं आई है। फ्री ऑक्सीजन BGA रिलीज कराएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी,
अब यही वाटर जो है, ये जो पानी बना, देख रहे हैं ये जो वाटर है, या जो उस समय जो वाटर था, जो भी वाटर था, वो धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होने लग गया तो समुद्र बन गया। आखिर समुद्र कैसे बने? पानी भाप के रूप में था। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था, डाउन, तो पानी जो है कंडेंस होकर के और उसने वेपर से किसमें कन्वर्ट हो गया? वो लिक्विड स्टेट में आ गया। और जो इस धरती पर जो गड्ढे हुआ करते थे, उन गड्ढों में क्या हो? पानी भर गया और आज वो समुद्र है। समझ में आ गया? वाटर फिल इन द डिप्रेशंस। ठीक है, कौन सी वाली? ये यहाँ वेपराइज फॉर्म में है, लेकिन अरे ये वेपराइज फॉर्म में है। ठीक है, ये जब टूटेगा तो टेम्परेचर, देखिए इसके बाद, इस लाइन के बाद ही लिखा बुक ने, इस लाइन के बाद ही बुक ने लिखा हुआ है कि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वाटर जो वेपराइज था वो धीरे धीरे कंडेंस हुआ, लिक्विड स्टेट में आया और फिर वो अर्थ के डिप्रेशन में फिल हो गया, जिसकी वजह से ओशियन बन गया। समझ में आया? ठीक, तो यहां तक देखिए, ये मैंने लिखाया नहीं है, आप उसको समझ जाइएगा इसको। आप देखिए, आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब है थ्योरी समझनी है। अब आप सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ देखिए, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो लाइफ इस धरती पर आई, कब आई? लगभग, देखिए 4 बिलियन भी आंसर सही है और 3 बिलियन भी सही है। समझ में आया? दोनों सही है। जैसा आपको बुक में दिया, अगर नॉन सेलुलर पूछेगा 3 है, अगर कुछ नहीं पूछेगा तो 4 बिलियन ईयर्स सही है। ठीक है, जैसा पूछा जाए। अर्थ पर जो लाइफ आई, जो जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके लिए कुछ थ्योरी दी गई थी कि कैसे लाइफ आई। समझ में आया? तो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब भगवान जी की मदद से आया, गॉड गिफ्टेड आया। ठीक है, जो हमारे धार्मिक एक तरीके से वो हैं, रिकॉर्ड हैं, वो इस थ्योरी को बताते हैं आज भी, कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई थी, वो धर्म के अकॉर्डिंग इसमें बताया जाता है। तो इसमें गॉड, इन्होंने बोला था कि इसमें ये बताया जाता है कि गॉड गिफ्टेड है, जो इस धरती पर जो लाइफ आई वो ईश्वर की कृपा से आई। ठीक है, हाँ, साइंटिस्ट, हाँ, लोग बताते हैं ऐसा। और उसमें ये भी एक चीज बताते हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब वो ये कहते हैं कि आज के समय जो लाइफ दिख रही है, यही सेम जीव उस समय भी ऐसा ही जीव हुआ करता था। आज के कई हजारों साल पहले भी ऐसा ही जीव होता था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना जिंदगी में कभी कोई परिवर्तन होगा। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग, मतलब पढ़िएगा लाइन, कि जो पास्ट में जो लाइफ थी और जो आज लाइफ है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आज जो लाइफ है यही लाइफ आज के कई हजार साल पहले भी थी और इन फ्यूचर भी ऐसी लाइफ रहेगी, इसमें लाइफ में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब इनके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी, जीवों में कोई चेंज होना ही नहीं है। तो जब चेंज नहीं होना है तो ये एवोल्यूशन तो फेल हो जाएगा ना इनके हिसाब से। एवोल्यूशन का मतलब ही होता है चेंज होना। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन की थ्योरी को फिर ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कोई चेंज होना नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, ओरिजिनेट, ठीक है, थ्रू गॉड पावर, गॉड के पावर से ओरिजिनेट हुई। और एक लाइन लिखिएगा, लाइफ एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट इस समय जो लाइफ है, ठीक है, was as such, एकदम सेम थी at past, in past, पास्ट में जो लाइफ थी, जो जीव था, और आज जो जीव है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, नो चेंज इन लाइफ, लाइफ में कोई चेंज नहीं है। आ जाइए, तो लाइफ में कोई बदलाव इनके अकॉर्डिंग हुआ नहीं है, ना कभी होगा। ठीक, डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं आना है। इन्होंने एक चीज और बताया था, इस चीज का जिक्र आपके एक पेज बात किया गया है, जहां डार्विन को समझाया गया है, वहां इसका जिक्र है कि इनके अकॉर्डिंग 4000 साल में इवोल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है,
मतलब इवोल्यूशन होने में कितना साल लगा? 4000। लेकिन ये कैसे मतलब गलत साबित होगा? 4000 नहीं लगा है ज्यादा, क्योंकि आज के समय जो फॉसिल मिलते हैं उनकी जब स्टडी करते हैं तो ये पता लगता है कि ये फॉसिल तो पता नहीं क्या 1000 साल पुराना है, 1000 साल, लाखों साल पुराना फॉसिल है। तो इसका मतलब ये थ्योरी डिस्कार्ड हो जाएगी ना। इनके अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन हुआ, जो लाइफ की उत्पत्ति हुई है, वो कितने साल पहले हुई है? 4000 मात्र। जबकि रिकॉर्ड आज के समय देखेंगे तो 4000 क्या, बहुत लंबा साल पहले, ठीक है, फॉसिल के रिकॉर्ड से। तो लिखेंगे लाइफ ओरिजिनेट 4 years बैक, 4000 साल पहले लाइफ की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, समझ में आया? मतलब 4000 साल लगा जीवन को बनने में। तो ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। दूसरी चीज देखिए है थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं इसी को, कॉस्मोजोइक थ्योरी, या इसी का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ठीक है, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ये सब थ्योरी थी केवल। इसके बाद जानते हैं थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? वो इवोल्यूशन की थ्योरी, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी पढ़ रहे हैं। आगे जो डार्विन और लेमार्क पढ़ते हैं वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, विकास की थ्योरी है, और ये जीवन की उत्पत्ति बताती है कैसे हुआ। तो इसमें क्या बताया जाता है कि हमारे इस धरती पर जो लाइफ आई वो दूसरे किसी ग्रह से स्पोर के रूप में आई, स्पोर के रूप में आई, ठीक है। जैसे जानते हैं, पढ़ते ना, उसमें पढ़ा आपने फंगस में एक स्पोर है फंगस का, उससे नया फंगस बन जाता है, ठीक है। अलगी में स्पोर से नया प्लांट बन गया। तो अदर प्लेनेट से लाइफ आई स्पोर के रूप में, और उस स्पोर से पूरा क्या बन गया? जीवन बन गया, ठीक है। तो लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर के रूप में आई। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। जानते हैं क्यों बोलते हैं? एक्स्ट्रा का मतलब धरती से हट करके, कहीं और से, टेरेस्ट्रियल लाइफ से नहीं, कहीं और से लाइफ आई। जैसे कोई मिल गया मूवी में है ना, जो एलियन आता है ना, दूसरे से आता है ना, जिस। और तीसरी थ्योरी कौन सी है इसके बाद? देखिए एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, वॉन हेलमंट। किसने दिया था? वॉन हेलमंट ने। शायद ये नाम नहीं लिखा होगा, वॉन हेलमंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये थ्योरी, ये सपोर्टर थे। इसमें क्या बताया जाता है? जो लाइफ आई, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, मतलब निर्जीव चीजों से लाइफ आई है। अब निर्जीव का मतलब ऐसे समझ लीजिए, उसको लिखना नहीं, देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर स्वेट से भीगी हुई शर्ट रखी हुई है, पसीने से भीगी हुई शर्ट है, और गेहूं का चोकर रख दीजिए मिला करके, इन्होंने किया भी था, चूहे बन जाते हैं 21 डेज में, बन जाते हैं ना, 21 दिन में वहां से चूहे, दोनों ही नॉन लिविंग है, किसी वो जिंदा चीज नहीं है, ठीक है। व्हीट का फ्लोर है और स्वेट शर्ट है, रख दिया, चूहे बन गया। और जो उसमें नदी के किनारे जो कीचड़ होता है, उस कीचड़ से ये बताते हैं कि उसमें मेढक बन गया, टर्टल बन गया, कछुआ वगैरह ये सब बन गया, ठीक है। हाँ, फिश बन गया, उसमें नॉन लिविंग से बन गया। ह्यूमन के यूरिन से अर्थवर्म बन गया, ठीक। तो ये सब हवा में बातें थी, क्योंकि इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था स्टोरी को एक्सपेरिमेंटली। क्या चीज, ये वर्ड सही है, ये जानते हैं, ये थ्योरी तो गलत है, लेकिन ये जो लाइन लिखी गई है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ये तो गलत है। पहली लाइफ जो आई वो नॉन लिविंग से आई, ये तो सत्य है। बाद में समझे ढंग से लोग ना, ठीक है, कि लाइफ से लाइफ आती, लेकिन पहली लाइफ कहां से आती है? नॉन लिविंग से। तो इन्होंने सीधे से कहा कि वो अपना जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो वो तो जाहिर सी बात है गलत है ना।
नॉन लिविंग से डायरेक्ट लाइफ कैसे बन गया? हाँ, आगे देखिए, अगला है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी मतलब लाइफ से लाइफ बनेगा, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से लाइफ आती है, जीव से जीव बनता है। अगर कोई जीव नहीं रहेगा तो कैसे नया जीव बनेगा, ठीक है। इसके सपोर्टर कौन थे? लेज़ारो स्प्लेनेंजी, आप लिखिएगा इस प्लेनेंजी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, सपोर्टर में थे लुइस पास्चर, लुइस पास्चर, और एक थे रेड्डी, एफ रेड्डी। बुक में शायद ये वाला नाम किया, एक ही नाम लिखे हैं इन्होंने, लुइस पास्चर। फ्रांसिस्को रेड्डी का जार एक्सपेरिमेंट था, पढ़ा नहीं किसी ने, जार कोई मतलब छोड़ दीजिए, मैं इसको समझा रहा हूँ। लुइस पास्चर इन्होंने सिद्ध किया कि लाइफ से लाइफ आती है, निर्जीव चीज से कुछ बनता नहीं है। देखिए कैसे, इसको समझ लीजिए पहले ध्यान से, लिखना बंद कर दीजिए। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है। इस फ्लास्क में इन्होंने क्या लिया? इस फ्लास्क को पहले तो स्टेरलाइज कर दिया। स्टेरलाइज जानते हैं? जैसे जब जादूगर दिखाते हैं तो कहते हैं देखो गिलास में कुछ है वह नहीं, एकदम खाली है। तो अगर इसमें कुछ पहले से जीव रहेगा, जीव का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आंख से दिखता नहीं है, फ्लास्क में तो बैक्टीरिया चिपका हो सकता है ना, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहले एकदम उसको हाइजीनिक बना दो, पूरा फ्लास्क को गर्म करके एकदम बढ़िया से इन्फेक्शन फ्री कर दो, उसमें कुछ रह ना जाए। इसमें भरा क्या भरा इन्होंने? ईस्ट, ईस्ट भरा। ये कैसा था? डेड था, मतलब किल्ड ईस्ट, किल्ड मरा हुआ ईस्ट, हीट किल्ड। और साथ में शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जिसको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी कहते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, एक फ्लास्क लिया होगा, उस फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाया, पानी मिला करके उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नाइट्रोजन का सोर्स, ये सब मिला दिया। बैक्टीरिया का खाना पीना क्या होता है? ईस्ट का, जानते हैं किस पर जीवित रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया, साथ में मिला दिया ईस्ट। लेकिन ईस्ट को इन्होंने मार कैसे दिया? नीचे लगा दिया बर्नर। तो जब पूरा हॉट गर्म कर देंगे तो इसमें सब कुछ मर जाएगा, कोई जीव रह नहीं जाएगा, क्योंकि ईस्ट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, फंगस है ना, ईस्ट से ईस्ट बन सकता ना, तो जब मार देंगे तो कैसे बनेगा? तो इन्होंने खत्म कर दिया पूरा, देखिए कुछ नहीं है, ठीक। और ये नेक इसकी कैसे थी? ये नेक थी इस तरीके की, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था, हंस के आकार की नेक पहले से बना करके सेट कर ली थी। ऐसी नेक वाला इन्होंने फ्लास्क लिया था। जानते हैं रॉड को मोड़ने के लिए क्या करेंगे? आप स्प्लिट लैंप पर लगाएंगे, एक कांच की रॉड मुड़ जाती है, इसको मोड़ लिया था गरम करके, ठीक। तो यहां से जब इसको गरम कर रहे थे तो यहां से ये वेपर निकल रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? इसकी गर्दन को तोड़ दिया, ये देखिए इन्होंने तोड़ के दिखाया, लैंप हटा दिया यहाँ से और गर्दन को तोड़ दिया। अब तोड़ा तो देखा कुछ दिनों बाद यहाँ इन्फेक्शन आ गया, यहाँ जीव आ गया, यहाँ पर इसमें ईस्ट ग्रो कर गया। ईस्ट क्या हो जाता है? ग्रो कर गया। कहां से आ गया ईस्ट? पहले क्यों नहीं आ रहा था? जब लैंप हटाए थे तो उसको ऐसे रखे थे, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा था, कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे गर्दन तोड़ दिया तो देखा उसमें ईस्ट आ गया। गर्दन तो इसकी भी तो खुली हुई है, अरे हवा से आता तो यहां से होकर के नहीं आ सकता था क्या? ये लैंप हटाने के बाद में जब ये ऐसे रखे थे तो इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा था, यहाँ ईस्ट में कोई बाहर से कुछ आ नहीं रहा था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे यहाँ से गर्दन तोड़ी तो देखा उसमें बाहर से इन्फेक्शन आ गया, जबकि खुला तो ये भी था, ठीक। तो उन्होंने कहा कि बाहर से कुछ आया होगा इन्फेक्शन, तो यहाँ ईस्ट पर जो है वो, इसमें ईस्ट तो था ही नहीं पहले, इन्फेक्शन आया होगा, यहाँ पर जो है बैक्टीरिया है, फंगस है, सब ग्रो कर गया, खाना पीना है। तो कारण कोई बताएगा इसमें क्यों नहीं आ रहा था इन्फेक्शन? ये भी तो खुला हुआ था ऊपर से। हाँ, ये जानते हैं जैसे ही इसको गर्म कर रहे थे तो ये टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट पर भाप यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी। जैसे लैंप को हटाया इन्होंने, स्प्लिट बर्नर को, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया था। क्या इकट्ठा हो गया था? पानी, वाटर, एकदम कंडेंस फॉर्म में। और बाहर से कोई इन्फेक्शन को आने नहीं दे रहा था, क्योंकि टर्न है ये, इसी टर्न पर पानी था इकट्ठा, भाप के रूप में वो इकट्ठा हो गया था और बाद में वो वाटर के रूप में ले लिया था, ठीक है। अगर ये सीधा सीधा होता तो पानी यहाँ से सड़क के नीचे आ जाता है ना, जाहिर सी बात है।
लेकिन ये मुड़ा था तो मुड़ने की वजह से वहां टर्निंग पॉइंट पे वाटर इकट्ठा हो गया, बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आया, ट्रैप कर लिया और अंदर कोई इन्फेक्शन पहुंचा नहीं, और तोड़ने पर क्या हुआ, स्ट्रेट हो गया, बाहर से खुला हो गया, पूरा आ रहा समस्या। तो यहाँ लाइफ से लाइफ आई, अब यहाँ लाइफ बाहर से कोई आ नहीं रही थी इसलिए लाइफ नहीं थी, बाहर से लाइफ आई तो अंदर लाइफ आ गया, हवा से आया इन्फेक्शन ना, तो ये सपोर्ट करता। आज भी पेरिस में इन्हीं के नाम पर एक पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस है, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस, पेरिस में है, वहां पर आज भी रखा गया है बना करके, वो आज भी इसमें इन्फेक्शन नहीं। लुईस पास्चर कब के थे, लुईस पास्चर अब तो नहीं है ना, अरे कब के चले गए ऊपर, ये अभी भी रखा हुआ है वहां पर, ये समझ में आया, ये सेटअप, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आया है, अभी भी ऐसी पड़ा हुआ है। तो ये थ्योरी बायोजेनेसिस वाली हो गई, आपकी इतनी थ्योरी फिनिश हो गई। और देखिए अभी टाइम है, अच्छा फिनिश हो, अभी 10 मिनट टाइम है, रुके रहिएगा। अब एक चीज समझिए, देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ समझा रहे थे, कैसे लाइफ बनी। तो ये सब साइंटिस्टों का कि ब्रह्मांड से, दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई, निर्जीव चीजों से लाइफ आई, बाद में क्या कहीं नहीं, जिंदा से जिंदा बना, ठीक है। तो जो मॉडर्न थ्योरी, देखिए जो इस, एक चीज और छूट रहा है आपका, वो जान लीजिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि लुईस पास्चर कहे थे कि जीव से जीव बनता है, लेकिन सोचिए पहला जीव कैसे बना होगा भाई, मनुष्य से मनुष्य बना तो पहला मनुष्य कहां से आया, पहला उड़ के थोड़ी ना आया था, ठीक। तो ये थ्योरी यही बताती है कि फर्स्ट लाइफ कैसे बनी थी, नॉन लिविंग से बना था। जो वो कहे थे वॉन हेलमंट जी कि जो है वो चूहे बन जाते हैं, उनकी वो बात तो गलत थी, लेकिन उससे थोड़ा सा एक क्लू ये है कि पहली जो लाइफ आई धरती पर वो नॉन लिविंग से आई, निर्जीव चीजों से बना, लेकिन कैसे बना वो ये थ्योरी समझाती है। आज की थ्योरी यही है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसी को बोलते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की केमिकल थ्योरी, या इसी को बोलते हैं ओपन हल्डन थ्योरी, ओपेरन हल्डन थ्योरी, हल्डन थ्योरी, ठीक है। हाँ क्या करेगा, हाँ यही वाला है, मतलब इन, देखिए बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए इसको, ओपेरन और हल्डन ये लिखा है, ये शायद रशियन थे, रशियन, ठीक है, और ये इंग्लैंड के थे, ये याद रखिएगा। हल्डन कहाँ के थे, इंग्लैंड, ठीक, साइंटिस्ट थे। देखिए इस धरती पर पहला जीव कैसे बना, अभी मैंने बताया था ना आपको, पहला जीव कैसे साल पहले आया था, 4 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट लाइफ आई, और एग्जैक्ट देखेंगे तो नॉन सेलुलर 3 बिलियन, ठीक है। पहला यूकैरियोटिक सेल 2 बिलियन ईयर्स एगो बना था। हाँ, तो इसमें यही सब समझाएंगे कि कैसे आखिर लाइफ पहले आई। तो अब तक जो आपने पढ़ा ना, जब अर्थ बन रही थी तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो हमारे जो जितनी भी गैसेस थी, यहाँ लिखेंगे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था, एटमॉस्फेयर, उसमें था क्या, उसमें टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर वेरी हाई, ठीक है, 800-900 डिग्री से ऊपर एकदम, और हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव थी उस समय, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं था, मतलब कह सकते हैं जितनी भी गैसेस थी, ऑल गैसेस इन एटॉमिक स्टेट, एटॉमिक स्टेट में फॉर्म में थी। भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर हाई है तो गैसेस मॉलिक्यूल के रूप नहीं ले सकती हैं, बॉन्ड नहीं बन सकता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत हाई है। तो सारी गैसेस किस रूप में थी, एटॉमिक। कौन कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और कौन सा था वो अभी मॉलिक्यूल, इसी चीज को समझना है। हाइड्रोजन के रूप में नहीं थी H2, पहले H के रूप में थी सबसे पहले, ठीक है, HON, यही था, इन्हीं से सब कुछ बनेगा, इन्हीं से भी देखिएगा वाटर बनेगा, इससे, इसी से अमोनिया बनेगा, ठीक है, इससे हाँ कार्बन था,
ये इतने एलिमेंट थे एटॉमिक स्टेट में, तो टेम्परेचर हाई था, धीरे धीरे अर्थ कूल हो रही थी, ठीक है। तो इससे क्या बने, मॉलिक्यूलर फॉर्म बना, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बने, गैसेस किसमें कन्वर्ट हो गई, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, H2O बन गया, और मीथेन NH3 बन गया। नहीं, मीथेन को बाद में बनाएंगे, अभी ना, इतनी जल्दी नहीं है। और ये इनऑर्गेनिक लिखेंगे, इनऑर्गेनिक, देखिए सब इनऑर्गेनिक मैंने बनाया है, मॉलिक्यूल बने हैं कौन से वाले, इनऑर्गेनिक। इसके बाद में ऑर्गेनिक, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक बना, सिंपल ऑर्गेनिक। या तो आप चाहिए मीथेन को यहीं पर वो लिख लीजिए, वो ज्यादा सही, चलो मीथेन ही कर दिया, ठीक है। फिर इसको इनऑर्गेनिक हटा दीजिए, क्योंकि मीथेन भी ऑलरेडी क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कंपाउंड। जानते हैं इससे क्या बनेगा, अरे मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है ना, यौगिक बनता है ना। मॉलिक्यूल से एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है, सिंपल वाले, बहुत ज्यादा। सिंपल का मतलब ऐसे कह सकते हैं, अमीनो एसिड बने होंगे, अमीनो एसिड, ठीक है, और सिंपल शुगर बनी होंगी। अभी पॉलीसैकेराइड नहीं बना है, अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर्स, ठीक है। जैसे शुगर की यूनिट क्या होती है, ऐसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब कह सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोहाइड्रेट बनता कि नहीं बनता। ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में क्या है, कीटोन होता है, ठीक है। तो सिंपल शुगर बन गया, और सिंपल लिपिड्स बन गए, लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, ठीक है। लिपिड में भी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल लिखिएगा, फैटी एसिड बना और ग्लिसरॉल, मतलब छोटे छोटे चीजें बन रही हैं अभी, और यही आपस में जुड़ के क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं आप, बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। हाँ, ये सब नहीं, डीएनए आरएनए सब बाद में आया है, अभी इतनी जल्दी नहीं आया। अमीनो एसिड से क्या बना होगा, प्रोटीन बनी होंगी। सिंपल शुगर से आपके डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बन गया, ठीक है। हाँ, पॉलीसैकेराइड बन गया, पॉलीसैकेराइड। और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिलकर के लिपिड बना दिया होगा, लिपिड्स। अब न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड मतलब डीएनए अभी बना नहीं है, डीएनए बाद में बना है, ठीक है। और यहीं से एक चीज आती है, इसी को देखिए, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब चल रहा है इन वाटर, इन वाटर ऑफ ओशियन, समुद्र के पानी में सब हो रहा है, पानी में चल रहा है सब रिलेशन, ठीक है। अब ये सब प्रोटीन वगैरह बन गया, पानी अफराद है समुद्र में, पानी की बूंदें इसके चारों तरफ इकट्ठा होती गई, जैसे ये देखिए, ये सब पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर मेम्ब्रेन के रूप में इकट्ठा हो गया, पानी झिल्ली का रूप लेकर के इनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, ये सब समुद्र में पड़े हुए हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोएसरवेट, कोएसरवेट्स बोलते हैं। कोएसरवेट में बीच में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, बाहर क्या, वाटर की मेम्ब्रेन रहेगी, वाटर मेम्ब्रेन के रूप में रहेगा, ठीक। सेल की तरह दिख रहा है, लेकिन सेल नहीं है अभी। इसी में कंट्रोलिंग पावर क्या जाएगी, अब इसको नीचे बढ़ाते जाएगा, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ तक लिख लीजिए पहले, इसके बाद ये लिखिएगा। और कोएसरवेट में जब डीएनए आरएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो बन जाएगा कंट्रोल कोएसरवेट, ठीक, उसमें डीएनए आ गया। कोएसरवेट में एक पावर होती है डिवीजन, ये डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आया, ये डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं प्रिमिटिव सेल की तरीके से थे। कोएसरवेट में सेल का कुछ लक्षण था, जैसे सेल डिवाइड करती है ना, ये भी डिवाइड करते थे। सेल में बाहर एक झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें झिल्ली तो है, लेकिन बट वो वाटर की है तो सही ना, है तो सही, भले वो वाटर की है, तो सेल की तरीके से कुछ लक्षण इसमें दिख रहा है, जैसे प्रिमिटिव सेल बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसी कोएसरवेट में, कोएसरवेट से क्या है, न्यूक्लिक एसिड लिखिएगा यहाँ पर,
न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या हो गया, जुड़ गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक, और प्रिमिटिव सेल बन गया, प्रीमिटिव सेल, पहली सेल बन गई। और पहली सेल कौन सी थी ये बताया मैंने, ठीक है, यूकैरियोट्स नहीं थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो लाइफ कहां से बने, केमिकल से बन रही है ना, केमिकल थ्योरी है, इवोल्यूशन जो बता रही, ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ चल रही थी, केमिकल आपस में जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, और उससे क्या बन गया, पहले लाइफ बन गई। देखिए नॉन लिविंग से केमिकल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। इसी थ्योरी को लैब में प्रूव किया था, अब उसको अगली बार बताएंगे, किसने, स्टैनले मिलर, दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले मिलर, ठीक है। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, स्टैनले मिलर एंड यूरे, तो पढ़ के आइएगा भाई ये लोग सब, ठीक है। अभी जितना देखिए आपने नोट कर लिया ना, अब बुक पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसमें कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब मैंने बता दिया। हाइपर conjugation effect.